हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी और हम चर्चा करेंगे बात पते की में इस बात की कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, क्या उसमें मोदी की छाप है? क्या मोदी से आगे बढ़ने, मोदी से दोगुना देने की बात कहीं ना कहीं है? मोदी की जितनी योजनाएं थी, मोदी के जितने वायदे थे, कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, उनसे बेहतर सपना दिखाने की इस मैनिफेस्टो में कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं मुकाबला होगा, तुलना होगी। तो ऐसे में कई बातें कर सकता हूँ। मेक इन इंडिया जो मोदी का कैंपेन था, उसकी जगह मेक इन वर्ल्ड की बात की गई है। अभी जो एजुकेशन में करीब 2.8 के आसपास जो जीडीपी का खर्च होता है, उसको 6% देने की बात राहुल ने मैनिफेस्टो में की है। जो मोदी सरकार ने किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना एक तरह से देने की बात की थी, उसकी आपको पता ही है कि 6,000 रुपये महीने देने की राहुल ने बात की है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। इवन जो आंध्र प्रदेश मांग रहा था कि उसे विशेष राज्य का दर्जा मिले, वो देने की बात की गई है। पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की गई है। जहाँ जहाँ पे मोदी सरकार लैग कर रही थी या उनसे जुड़े मुद्दे हैं, वहाँ पर राहुल ने अपनी बात रखी है, मोदी से आगे बढ़ के रखी है। आपको क्या लगता है तिवारी जी? देखिए, मैं इसके पहले कि इनके घोषणा पत्र पे बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा 2004 के संदर्भ में ले चलना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब इंडिया साइनिंग चल रहा था। तब ये प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह और कई पी चिदम्बरम, कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अचानक जो है मीडिया रूम में आए थे और उन्होंने मीडिया से गुहार लगाई थी। 2004 की बात है कि मीडिया हमें तवज्जो दे, मीडिया तवज्जो नहीं दे रही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि राहुल गांधी और जो भी उनके रणनीतिकार है, जिन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया है, निश्चित रूप से इस पर काफ़ी काम किया गया है। लेकिन जो वायदे किए गए हैं, यदि सब कैलकुलेट करेंगे, जैसे एजुकेशन का कह रहे हैं कि हम 6% कर देंगे, तो इस समय 210 लाख की लगता नहीं है। क्योंकि अगर जो निकाला है अर्थशास्त्रियों ने कि 13% बजट का इस पे जाएगा। 2% जीडीपी की खुद बात कर रहे हैं, लेकिन बजट का जो 13% करीब जाएगा इस पे, जो योजना है 72,000 वाली, वो कह रहे हैं विनिर्माण क्षेत्र जो 16% है, अभी हम उसे 25% कर देंगे। आपका एजुकेशन का 3% से आसपास है, उसको हम 6% कर देंगे। तो क्या उनका 100% 200% के बराबर होगा? थोड़ा सा वही उसी पे आ रहा था कि हाइपोथेटिकल कैसे है। इस समय जो जीडीपी है देश का है वो 210 लाख करोड़ है, और जो देश का बजट है 29 लाख करोड़ के आसपास का है। तो आप अंदाजा लगाइए, 36-18 लगभग जो है 6-7 गुना, जितना बजट है उसका 7 गुना लगा लीजिए, तो जीडीपी है कि यदि हम 6% एजुकेशन को देते हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है यदि एजुकेशन को हम इतना दे देते हैं। तो वैसे ही आप कह रहे हैं कि हम 72,000 देंगे। 72,000 में इन्हीं के जो रणनीतिकार हैं, मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जो आप लगा के चल रहे हैं 25 करोड़ नहीं, इससे ज़्यादा बैठेगी, क्योंकि जो तेंदुलकर कमेटी और अंगराजन कमेटी बनी है, दोनों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है और डे बाई डे आबादी बढ़ रही है। तो कुल मिला जुला करके ये है कि ये जो वायदे कर रहे हैं, एक तरह से वायदे करने की होड़ लगी है। जो आप कह रहे हैं कि मोदी की छाप कहीं ना कहीं दिख रही है। आयुष्मान भारत योजना में देखिए, वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट इंश्योरेंस, जिन्होंने योजना है मोदी जी की, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को फायदा पहुंचा रही है। हम वो पैसा सरकारी हॉस्पिटल्स में देंगे। आपने पहले कभी दिया नहीं, अब अलग से पैसा, यानी पैसा तो देना पड़ेगा उसके लिए एक्स्ट्रा। अगर इंश्योरेंस के लिए पैसा सरकार दे रही है, जो इतना बड़ा प्लान है कि 50 करोड़ लोगों के लिए दिया जाएगा, यानी वो उतना पैसा आप इंश्योरेंस से निकाल के अगर सीधे सरकारी हॉस्पिटल्स में दे देंगे, तो क्या चीज़ें सुधरेंगी? देखिए, निश्चित रूप से उसे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो ये पहले कॉम्प्लिकेशंस तो जान ले कि प्राइवेट सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट अस्पताल ही उसका आयुष्मान के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इधर के हाल की रिपोर्ट उन्होंने नहीं देखी है, किस तरह से हॉस्पिटल उससे किनारा करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंडीशंस बहुत सख्त रखी है उसकी। तो ये जो कह रहे हैं, इसको लागू करने में और कहने में, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। बेशक वो सत्ता पाने के लिए वादा कर रहे हैं कि हम 72,000 दे देंगे, 72,000 दे देंगे, तो मान लें कि जाकर बैठ रही है आबादी 29%, ठीक है। 29% को देने के लिए यदि 3,60,000 सिर्फ 20% पे आ रहा, तो 5 लाख करोड़ के आसपास जाके बैठ रही। 5 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ के बजट यदि मान लेते हैं, तो उसमें से 5 लाख करोड़ रुपया निकालना ये कैसे संभव है? तो उसमें जो उनके जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स के जो हेड कर रहे थे पी चिदम्बरम, उनकी तरफ से ये आया है कि हम, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जीडीपी का आकार डे बाई डे बढ़ रहा है, और ये 2022 तक या 2029 तक ये इतना बड़ा हो जाएगा, जैसे 210 लाख करोड़ के अभी है, तो 300 लाख करोड़ या 400 लाख करोड़ की हो जाएगी, तो उसके हिसाब से इतना ही % बैठेगा। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हाइपोथेटिकल दिखाई जा रही है। मैंने दोनों 2009 का और 2014 का घोषणा पत्र पढ़ा कांग्रेस का, तो बड़ी दिलचस्प बात थी। 2009 के घोषणा पत्र में डेट लिखी हुई है, 1 अप्रैल 2010 से हम जीएसटी लागू कर देंगे। 2014 में फिर कह रहे हैं हम जीएसटी लागू कर देंगे।
लेकिन वो जीएसटी उनकी सरकारों में लागू ही नहीं हुआ, 2014 में तो आई ही नहीं। और लागू करने के बाद अब कह रहे हैं हम जीएसटी 2.0 लाएंगे, मनरेगा 3.0 लाएंगे, यानी उसका तीसरा वर्जन लाएंगे। और जीएसटी जो ला रहे हैं 2.0, उसमें वो क्लैरिफाई नहीं कर रहे क्या करेंगे। कुछ एक चीज़ जरूर उन्होंने कहा है कि निर्यात होने वाली चीज़ों पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, जो क्रिमिनल ऑफेंस लगता है जो जीएसटी पे नहीं करते हैं, ये बड़ा उन्होंने कानून के मामले में नहीं, एक चीज क्लियर कर रहे हैं, एक चीज वो क्लियर कर रहे हैं, वो ये क्लियर कर रहे हैं कि हम जीएसटी को एक ही स्लैब में ले आ देंगे, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं। स्लैब में नहीं बोला उन्होंने, ये नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि हम तर्क संगत बनाएंगे कि एक तरह का लगे। ये एक स्लैब की जो बात कर रही थी वो एक स्लैब नहीं बोला उन्होंने, एक स्लैब पॉसिबल नहीं है। तो फिर उनका जो पहले से इसमें कांग्रेस का तर्क रहा है, यानी कि जो मोदी सरकार में भी वो विरोध कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो 5 स्लैब है वो 5 स्लैब की जरूरत नहीं, 2 से ज्यादा स्लैब तो उन्होंने यूज नहीं किया, तो वो अपने लिए उतना एरिया, ग्रे एरिया लेकर के चल रहे हैं। वो बस बात कर रहे हैं, कुछ राहत दे रहे हैं कि निर्यात करने वाली चीजों पर नहीं लगाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल ऑफेंस लगता था वही जो किसानों के लिए उन्होंने बोला है उसको यहाँ कहीं ना कहीं, अब फिर मैं मोदी की बात करूंगा, मोदी ने जो कहा कि पुराने कानून सब हम हटाएंगे, वो हटा रहे हैं लगातार, बहुत सारे कानून हटा दिए, वो इसमें भी है घोषणा पत्र में। इसके साथ उन्होंने 2-3 चीज़ें और कर दी है। जो मोदी के एंटी फोर्सेज हैं, जो देशद्रोह कानून की बात करते हैं कि हम 124 से हटा देंगे, ये उन्होंने बात की। लिंचिंग पे उन्होंने कहा है कि लिंचिंग, सामूहिक बलात्कार या बड़े 2-3 मामलों को सीधे डीजीपी के अंडर में या कोई जो बड़े अधिकारी कोई वो सीधी फोर्स देखेगी। प्लस तो कानून की जो बात है, मानहानि का कानून 499 उसको आईपीसी से हटा के हम उस पर ले आएंगे, दीवानी में जो सिविल के केसेस हैं उनमें ले आएंगे। प्लस जो किसानों पे लग रहा है वो भी, किसान कर्ज माफ नहीं करेंगे तो सिविल में लाएंगे। कहीं ना कहीं मोदी की छाप नजर आती है। लबुल भी है कि अभी तो आप 5 साल पहले आप ही सरकार में थे कि घोषणा पत्र में इन्होंने हर सेक्शन को टच करने की कोशिश की है, बेरोजगारों को टच करने की कोशिश की, किसानों को, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। नहीं, महिलाओं को आरक्षण तो 2004 से बात कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए, तो वो जो पास नहीं कर पाए हैं, जो 33% नहीं दे पाए हैं, फिर उसकी भी बात कर रहे हैं। फिर प्रमोशन में आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा लैकुना रह गया, उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो वो सबको रोजगार भी दे देंगे, सबको कई ऐसी चीजें लिख रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। लोकपाल की बात कर रहे हैं, हो चुका है। उसमें 2 साल जो अभी हार्दिक पटेल खुद चुनाव नहीं लड़ पाने की स्थिति में, वो 2 साल के कानून की बात कर रहे हैं। SC/ST पे जो बैकलॉग भर्ती करने की बात कर रहे हैं, वो हर बार लिखते हैं वो बैकलॉग भर्ती कर लेंगे। इसमें इस बार कुछ टाइम पीरियड दे रहे हैं कि तब तक भर्ती कर लेंगे। 22 लाख नौकरी का कुछ टाइम पीरियड दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ों की वो हाँ, कुछ नई चीज़ें वो कह रहे हैं कि बुनियादी ढांचा को, ग्रामीण का जो बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए उसके लिए कोर्स बनाया जाएगा, मनरेगा 3.0 होगी। तो एक मज़ेदार बात वो लिख रहे हैं कि राशन कार्ड जो है वो रोमिंग होगा। जो गरीब लोग जाते हैं दूसरे शहर में चले जाते हैं, वो रोमिंग राशन कार्ड, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में इजी करना आसान है और उससे फ़ायदा होगा। वो है आजीविका केंद्र खोलने की बात कर रहे हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कहीं ना कहीं मोदी की नीतियों पे देखिए आप, शौचालय और जो मोदी ने कैंपेन चलाया स्वच्छता को लेकर, बड़ा कैंपेन, सब जगह तारीफ हुई। उसमें उन्होंने एक नई चीज़ जोड़ दी जो उनके पिछले 2 घोषणा पत्र में नहीं थी, जो लोग भूल गए थे कि क्या सर पे अभी भी मैला उठाने की प्रथा चल रही है। वो मोटे तौर पे लोग मान रहे थे खत्म हो गई या कहीं पे छोटा बहुत होगी, तो उसमें उन्होंने शामिल कर लिया है। तो कहीं ना कहीं कि मोदी क्या कर रहे हैं, कश्मीर पे उनकी नीति क्या है, अब 2 मुद्दों पे बवाल होना शुरू हो गया है। उन्होंने कश्मीरी पंडित का कहीं जिक्र ही नहीं किया, आतंकवाद का जिक्र कहीं अलग खाने में किया। कश्मीर में बात आई तो उन्होंने कहीं भी कश्मीर में जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है उसका जिक्र नहीं किया, कश्मीरी पंडित शब्द ही जिक्र नहीं किया। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हम जो ह्यूमन राइट्स कानून है और जो कश्मीर जो सेना तैनात है उसके अपने राइट्स हैं, उनके बीच में जो कुछ है, यानी जो उनका कश्मीरी जो सेना को स्पेशल पावर मिली हुई है उसको हम डाइल्यूट करेंगे, उस पर बवाल शुरू हो गया है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो मोदी की अपनी नीतियाँ थी वो उनमें, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो इस तरह से फ्री वीज बांटने का मामला हो, उनके निशाने पे मोदी है कि जहां बांट रहा है मोदी वहां उससे डबल दीजिए या ज़्यादा दीजिए। और जो मोदी के एंटी लोग हैं, चाहे वो लिंचिंग से जुड़ा कानून हो, देशद्रोह से जुड़ा कानून हो और कश्मीर वाला इश्यू हो, जहां उन्होंने फौरन कहा कश्मीर पे इनकी नीति अलग है तो 3 वार्ताकार वहां नियुक्त किए जाएंगे, ये बोल रहे हैं 3 वार्ताकार वहां फौरन नियुक्त किए जाएंगे। तो ऐसे में निशाने पे मोदी है
इस तो पूरे स्वाभाविक है, मोदी यदि प्रधानमंत्री और सत्ता में हैं और वो भी वैसे ही वायदे करके आए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके निशाने पे रहेंगे, उनसे ज्यादा वायदा करने का बात कर कोशिश करें। मैं दूसरी बात कर रहा था, देखिए जो जेएनयू प्रकरण हुआ था और जो अभी बातचीत होती रहती है, तो यूथ यदि 9 करोड़ पहली बार का वोटर जुड़ रहा है, उसमें से 4 करोड़ के आसपास या 3 करोड़, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ उसके, 4 करोड़ या 3 करोड़ है, या 18 साल का वोटर है, तो उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विचारों के मामले में लिबरल है। वो 499 को हम जो है इतना देशद्रोह जैसा सख्त रखने के पक्षधर नहीं है। वैसे ही जो है कश्मीर के मामले में सबको पता है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। कांग्रेस का आज तक कश्मीर के मामले में ढुलमुल रवैया रहा है, बहुत क्लियर कट रवैया कभी नहीं रहा है कांग्रेस का। मैं एक चीज जरूर इनके घोषणा पत्र में देख रहा हूं कि यदि जितना वायदा ये कर रहे हैं इसका 50% भी लागू कर देंगे तो सोशियो इकोनॉमी कितना जबरदस्त चेंज होगा। जैसे मनरेगा से हुआ था, जैसे इन्होंने और आरटीई लागू किया था, आरटीआई लागू किया था, बहुत सारी चीजें यूपीए सरकार ने लागू किया था। राइट ऑफ जो हेल्थ की बात की है वो 2 बार से करते आ रहे हैं, तो वो लागू नहीं हुआ। वही तो बात कर रहा हूं मैं कि यदि वो लागू कर देते हैं, लागू करना बहुत मुश्किल काम होता है, योजना बनाना बहुत आसान काम वही, होता है। क्योंकि बात तो बड़ी बड़ी है। तो ये तो मोदी पे भी खैर आरोप लगता है कि जितना उन्होंने वायदा किया उसका 50% में नहीं निभाया। 2 करोड़ रोजगार देने का उन्होंने वायदा किया था, उन्होंने भी किया था 2 करोड़ का। जब बात करें 2014 के चुनावी घोषणा पत्र इनका देखिए, ये 10 करोड़ 5 साल में नौकरी की बात कर रहे हैं जनरेट करने की, लेकिन अब वो 22 लाख पे सिमट के आ गई। 22 लाख वो ये कर रहे हैं, इस बार तो 10 करोड़ और 2 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। अपने चुनावी घोषणा उनको लग रहा होगा कि अभी आगे आने के बाद ये टफ हो जाएगा, क्योंकि एक चीज तो अंतर आया है 21वीं शताब्दी में, वो ये आया है कि जो नौजवान है या जो लोग हैं आपके वायदों को याद करते हैं और बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देते हैं। 6.5 महीने में फिर आपका पोस्टमार्टम शुरू कर देते हैं। बैंकिंग सिस्टम को लीजिए, जो 2014 का चुनाव घोषणा पत्र है उसमें वो ये बता रहे हैं कि हमारे पिछले 10 सालों में हमने कितने माइनॉरिटीज के लिए बैंक अकाउंट खुला। आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, वो खाली माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमने माइनॉरिटीज के लिए कितने बैंक अकाउंट खुलवाए। इस बार वो इससे बच गए, उन्हें लगा कि बैंक अकाउंट तो इतने खुल ही चुके हैं, तो वो अब वो कह रहे हैं कि जो ये जो पैसा है 72,000 वो महिला के अकाउंट में जाएगा, अगर उसका अकाउंट नहीं होगा तो खुलवाया जाएगा। अब वो माइनॉरिटीज बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहे, तो चेंज आया है। हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि उनको ये साफ साफ दिख गए, एंटेनी कमेटी की रिपोर्ट में भी ये बात दिख गई कि यदि आप सिर्फ माइनॉरिटी के वोट के भरोसे रहोगे तो अब इस देश में सत्ता में आना मुश्किल है। लिहाजा ये पहले के चुनावों से ही स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस नरम हिंदुत्व की तरफ अपना कदम बढ़ा चुकी है और वायदों के मामलों में कहीं ना कहीं ये मोदी और बीजेपी को पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से सत्ता में आ जाए। इसको पूरा करना ये बहुत मुश्किल काम है, चाहे वो जैसे वादा करने के मैं आऊंगा तो ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, लेकिन जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। तो जो भी हो, जो राहुल के वायदे हैं, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हैं, वो कहीं ना कहीं जितने सारे हैं मोदी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। कुछ रिपीट हैं और कुछ ऐसे हैं जीएसटी जैसे जो पूरे नहीं हुए, और नई डिमांड्स के हिसाब से नई चुनौतियों के आधार पे उन्होंने नया घोषणा पत्र तैयार किया है। और जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि अगर आधा भी इसमें से वो लोग कर पाते हैं, पहले तो उसके लिए सरकार आनी जरूरी है, और उसके बाद जैसा वो टाइम लिमिट देने कि हम 3 महीने में जाँच करेंगे, अगले 6 महीने में 72,000 के लिए जो पूरी सफलता हो रही है कि नहीं हो रही, उसके बाद हम आधी योजना लागू करेंगे 1 साल के अंदर, और 2 साल के अंदर पूरी योजना लागू करेंगे। तो वही सोच के चल रहे हैं कि उनकी सरकार आ भी सकती है। तो ऐसे में क्या ये घोषणा पत्र गेम चेंजर साबित होता है या नहीं, ये पता चलेगा 23 मई को। जब तक आप देखते रहिए बड़ी खबरों के लिए इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब कर रहे हैं इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।